रात को अक्सर जब हम लोग अपना लैपटॉप खोलकर इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स देखते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये स्टॉक सच में सस्ता है या बस एक महंगा ट्रैप। हम सब अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में लगाते हैं, लेकिन किसी कंपनी की ट्रू वैल्यू पहचानना सच में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस एनालिसिस में थोड़ा गहराई से देखते हैं कि ये ट्रू वैल्यू आखिर होती क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक लो शेयर प्राइस का मतलब हमेशा कोई सस्ती डील नहीं होता। जैसे फोर्ड का एक शेयर आज लगभग 2 बिग मैक्स के बराबर मिल जाता है, और दूसरी तरफ बर्कशायर हैथवे का एक शेयर इतना महंगा है कि उतने में शायद एक छोटा घर आ जाए। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फोर्ड सस्ता है और बर्कशायर एक्सपेंसिव। ये एक विजुअल इल्यूजन है। कम प्राइस टैग का मतलब हमेशा मार्केट में बार्गेन होना नहीं होता। वॉरेन बफेट ने इस चीज को बहुत क्लियर शब्दों में समझाया है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वैल्यूएशन को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी कॉलेज डिग्री का ROI कैलकुलेट करते हैं। हम कॉलेज फीस इसलिए देते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में एक बेटर सैलरी हाइक की उम्मीद होती है। अगर वो एक्स्ट्रा सैलरी दी गई फीस से ज्यादा है तभी वो डिग्री वर्थ इट है, राइट? स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली यही कॉमन सेंस लॉजिक काम करता है। चलिए इस लॉजिक को एक ग्राउंड लेवल एग्जांपल से देखते हैं। कोका कोला को ही ले लीजिए। अगर आज उसका शेयर करीब $72 का है और कंपनी पर शेयर $2.50 अर्न करती है, तो मैथ्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 72 को 2.50 से डिवाइड करें तो आता है 28.8। इसका सीधा मतलब है कि अगर कंपनी ऐसी ही चलती रही तो हमें एज इन्वेस्टर्स अपना लगाया हुआ पैसा वापस निकालने में लगभग 28.8 साल लग जाएंगे। इसे प्राइस टू अर्निंग्स या PE रेशियो कहते हैं। पर यहाँ एक कैच है, ये सारे नंबर्स पिछली परफॉर्मेंस पर बेस्ड हैं और पुरानी परफॉर्मेंस से आज के बिल्स पे नहीं होते। और क्योंकि पुराने नंबर से फ्यूचर के खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए वैल्यूएशन करते वक्त अक्सर फॉरवर्ड PE का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली करंट स्टॉक प्राइस को नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स से डिवाइड किया जाता है। अब एनालिस्ट का मानना है कि कोका कोला की फ्यूचर अर्निंग्स थोड़ी बढ़ेंगी। जब इन फ्यूचर एस्टिमेट्स को हम इक्वेशन में डालते हैं तो ये PE मल्टीपल थोड़ा घटकर 24.3 पर आ जाता है। थोड़ा बेटर लग रहा है ना? पर सिर्फ एक अकेला नंबर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं करता। रिलेटिव कंपैरिजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। कोका कोला का आज का फॉरवर्ड PE 24.3 है, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल एवरेज उठाकर देखें तो मार्केट ने टिपिकली सिर्फ 23 टाइम्स अर्निंग्स पे की है। और अगर इसके पियर्स को देखा जाए, जैसे पेप्सी या एक लेसर नोन स्कॉटिश कंपनी AG बार, तो उनका एवरेज फॉरवर्ड PE सिर्फ 21.3 बैठता है। तो लॉजिकली अगर कोका कोला को उसके पियर्स के हिसाब से वैल्यू किया जाए तो इसका स्टॉक प्राइस हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली 12% तक नीचे गिर सकता है। पर यहाँ एक वार्निंग साइन भी है, सिर्फ इस रिलेटिव वैल्यूएशन पर पूरी तरह डिपेंड रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक बड़ा पुराना जोक है। सोचिए एक इंसान आके बताता है कि उसने एक कुत्ता खरीदा है $100,000 में। जब उससे पूछा जाता है भाई इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो कहता है मैंने अपनी $200,000 वाली बिल्ली बेच दी। सुनने में अजीब लगता है ना, बट स्टॉक मार्केट कभी कभी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। साल 2000 के IT बबल में लोग सोचते थे कि 100 PE वाला स्टॉक सस्ता है क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज 2000 के PE पर ट्रेड कर रही थी। जब पूरी इंडस्ट्री ही ओवरप्राइस्ड हो तो ये कंपैरिजंस पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट चाहिए होता है। बेंजामिन ग्राहम ने इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम दिया था। और जैसे सेथ क्लारमैन याद दिलाते हैं, वैल्यूएशन कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक इम्प्रिसाइज आर्ट है। फ्यूचर को 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। इसलिए एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक फाइनेंशियल बफर होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर हमारा हिसाब थोड़ा गलत भी हो जाए तो कम से कम कैपिटल बचा रहे। ऐसे सिचुएशंस में हम एक दूसरे ज्यादा एब्सोल्यूट मेथड की तरफ मुड़ते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF लॉजिक। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स वॉल स्ट्रीट फॉर्मूला नहीं है जिससे घबराना चाहिए। वॉरेन बफेट इस मेथड को 3 बहुत ही बेसिक और लॉजिकल सवालों में तोड़ देते हैं। पहला, बिजनेस कितना कैश जनरेट करेगा। दूसरा, वो कैश कब आएगा। और तीसरा, फ्यूचर कितना सर्टेन या सेफ है। पहले सवाल का कोर है फ्री कैश फ्लो। इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। ये पेपर पर दिखने वाले सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं है, ये वो कोल्ड हार्ड कैश है जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से आता है माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मतलब जब एक कंपनी नई मशीनरी, प्लांट्स और फैसिलिटी मेंटेन करने के जरूरी खर्चे निकाल देती है, उसके बाद जो असली कैश बैंक अकाउंट में बचता है वही टेक्निकली एक इन्वेस्टर के काम आता है। अब इस हिसाब को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब फ्यूचर की बात होती है तो हम इन्फिनिटी तक तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। यूजुअली 10 साल का प्रोजेक्शन बनाया जाता है और उसके बाद एक टर्मिनल वैल्यू निकाली जाती है।
अगर कोका कोला का 10 ईयर मीडियन एग्जिट मल्टीपल देखें तो वो करीब 33 आता है। उस हिसाब से जजमेंट डे तक के सब कैश फ्लोज को जोड़कर कंपनी की एक थ्योरेटिकल वैल्यू बनती है अराउंड $613 बिलियन। ये नंबर सुनने में बहुत मैसिव लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी अलग होती है। सच्चाई ये है कि आज का 100 रुपया अगले साल मिलने वाले 100 रुपये से ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा आज हाथ में हो तो उसे सेव बैंक अकाउंट में रखकर उस पर इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। इसीलिए कंपनी जो कैश आने वाले सालों में प्रोड्यूस करेगी उसकी आज की वैल्यू लगातार कम होती चली जाती है। इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉमन सेंस लॉजिक को फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना कहते हैं। अब में सवाल ये आता है कि डिस्काउंट किस रेट पर करें। वॉरेन बफेट इसके लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल बेंचमार्क यूज करते हैं। वो गवर्नमेंट बॉन्ड रेट को बेस मानते हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड 4.5% चल रहा है तो स्टॉक मार्केट का एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए कम से कम 3% का प्रीमियम तो बनता है। तो टोटल डिस्काउंट रेट हो गया 7.5%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही ये 7.5% का रेट इक्वेशन में डाला जाता है, कोका कोला की ट्रू वैल्यू उस $613 बिलियन से डायरेक्ट ड्रॉप होकर रियलिस्टिकली $320 बिलियन पर आ जाती है। अब आते हैं DCF लॉजिक के तीसरे और आखिरी सवाल पर, सर्टेनिटी। ये एक ऐसी चीज है जो किसी एक्सेल शीट में नहीं बल्कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन से आती है। बफेट का एक कोट बड़ा फेमस है, वी व्यू चेंज एज अ थ्रेट, वी लुकिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ चेंज। कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 110 साल से लगभग वही सेम प्रोडक्ट बेच रही है। वहीं अगर रैपिडली चेंजिंग टेक कंपनीज जैसे एनवीडिया या नेटफ्लिक्स को देखें तो उनका पास तो शानदार है, पर 10 साल बाद उनकी टेक्नोलॉजी कहां होगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है। एक स्टेबल बिजनेस में नंबर्स पर भरोसा करना काफी आसान होता है। जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को किसी मॉडर्न वैल्यूएशन टूल में कंबाइन किया जाता है तो नंबर्स काफी क्लियर हो जाते हैं। कोका कोला का प्रोजेक्टेड एनुअल रिटर्न अराउंड 6.2% निकल कर आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ AG बार हमें 9.3% ऑफर कर रहा है। हमारा डिस्काउंट रेट था 7.5%, AG बार हमें 9.3 दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ एक 22% का डिसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन रहा है जो किसी भी डाउनसाइड रिस्क से हमें प्रोटेक्ट करता है। पर यहाँ चार्ली मंगर की एक बहुत गहरी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई एक मैजिक बटन या इजी कैलकुलेटर नहीं है जो ऑटोमेटिकली वेल्थ बना दे। असली फाइनेंशियल क्लैरिटी तब आती है जब हम ब्लाइंडली किसी एक टूल पर निर्भर ना रहें, बल्कि अलग अलग टेक्निक्स और मैट्रिक्स को मिला के देखें। सिर्फ PE रेशियो या अकेले एक DCF मॉडल पूरी सच्चाई कभी नहीं बताते। तो इस पूरे एनालिसिस को इस तरह समझा जा सकता है, एक सीरियस इन्वेस्टर के पास अपना खुद का एक वैल्यू टूलकिट होना चाहिए, जिसमें एक शांत दिमाग हो जो पहले रिलेटिव PE एनालिसिस करे, फिर स्ट्रिक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करे, उसे कभी इग्नोर ना करे। तीसरा, वो DCF मॉडलिंग के थ्रू बिजनेस के एब्सोल्यूट नंबर्स चेक करे, और फाइनल स्टेप, इन सब फाइंडिंग्स को आपस में ट्रायंगुलेट करे। इन्वेस्टिंग में सक्सेस हमेशा पेशेंस, थोड़ी कॉमन सेंस और मल्टीपल एंगल्स से क्रॉस चेक करने में ही छुपी होती है। आखिर में एक आखिरी सवाल जिस पर शांति से विचार करना बहुत जरूरी है। हम लोग जिस पोर्टफोलियो में अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं, क्या वो मार्केट के शोर, हाइप और बाकी लोगों की बातों पर टिका है, या फिर वो सोच समझकर ठंडे दिमाग से निकाली गई इंट्रिंसिक वैल्यू पर खड़ा है? वैल्यूएशन भले ही नंबर्स का गेम हो, पर उन नंबर्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए कॉमन सेंस सबसे बड़ा टूल है। उम्मीद है इस चर्चा से अगले फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी।